हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और आज हम एंड करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग को। आज के हमारे स्पेशल टॉपिक रहेंगे रेजोनेंस, फेजांस रूल, ड्रैगोस रूल एंड बॉन्ड पैरामीटर। फटाफट खत्म कर देंगे। इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, चाहे बोर्ड्स हो, स्कूल एग्जाम्स हो या फिर आपका नीट जेईई का पेपर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास फेजांस रूल। फेजांस रूल आपको बताएगा कोवलेंट कैरेक्टर्स इन आयोनिक कंपाउंड। मतलब जब आपने सोच लिया कि कंपाउंड आयोनिक है ना, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया है ना, एक मेटल एक नॉन मेटल है। मेटल कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा हूँ, मेरा तो इलेक्ट्रॉन तो ले ले, और नॉन मेटल कह रहा है मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो अब क्या दिक्कत है? तो अब भी दिक्कत है ना। लड़ाई झगड़ा होने के बाद में, दो लोगों के सेपरेशन के बाद में भी परेशानियां कंटिन्यू रहती हैं। यानी आयोनिक कंपाउंड में भी कहीं ना कहीं कोवलेंट कैरेक्टर है। कैसे है तो देखो, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मान लो मेरे पास एक कैटायन है, ठीक है, तो हम कहेंगे मान लो एक कैटायन है, और आयनिक कंपाउंड की बात करो तो एक एनायन भी होगा, तो हम कहेंगे हाँ ये एनायन है। अब कैटायन क्या करता है, ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, हम प्लस है, आपने ले लिया माइनस, हो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन है तो हम प्लस, तो माइनस, तो अट्रैक्शन तो होगा। तो कैटायन जितना छोटा होता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ज़्यादा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बेटा, वो यहाँ आते हुए दिखे। यानी बेचारे का तो शेप ही बिगड़ गया, ये ऐसा था ये ऐसा हो गया। इसे बोलते हैं पोलराइजेशन, है ना। पोलराइजेशन या डीफॉर्मेशन। कौन बिगड़ा? तो एनायन बिगड़ा, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि देखो ये माइनस इधर आ गया, ये प्लस है, तो ये तो शेयरिंग चल रहा है, क्योंकि आयनिक होता तो ये अपना अलग रहता, ये अपना अलग रहता, लेकिन आप तो संपर्क में आ रहे हो, है ना, आप तो शेयरिंग वाली बात पे जा रहे हो, तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही है। ठीक है, तो जब एक कैटायन एनायन के कांटेक्ट में आएगा, व्हेन अ कैटायन कम्स इन कांटेक्ट ऑफ एनायन, ठीक है, व्हेन अ कैटायन कम्स इन कांटेक्ट ऑफ एनायन, ठीक है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल भाई, तो इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ एनायन, है ना, या इट अट्रैक्ट्स एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, इससे क्या होगा, तो हम कहेंगे इससे तो बेचारे एनायन का शेप ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दिस, इस वजह से क्या हुआ, तो हम कहेंगे एनायन जो है वो डीफॉर्म हो गया, है ना, इसका शेप बिगड़ गया, एनायन इज डीफॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है भाई, इसे क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे बेटा, क्योंकि कई बार आता है पोलराइजेशन क्या है, एनायन का शेप बिगड़ना। पोलराइजेशन से क्या हुआ, तो हम कहेंगे कोवलेंट कैरेक्टर आ गए। बात तो आयनिक से शुरू हुई थी, खत्म कहाँ पे, तो पोलराइजेशन पे, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर पे। तो आप सीधा सीधा बता दो इसको कि भाई देखो, अगर पोलराइजेशन बढ़ा, है ना, अगर पोलराइजेशन बढ़ा तो बात ट्रांसफर से शेयरिंग पे आ जाएगी, और शेयरिंग पे आना मतलब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ना, है ना, शेयरिंग पे आना मतलब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ना। बात समझ में आई। एक कैटायन जब एक एनायन के कांटेक्ट में आएगा तो कैटायन एनायन को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। इस चक्कर में इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी ये डीफॉर्म हो जाता है। इसके डीफॉर्म होने को पोलराइजेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो पोलराइजेशन हुआ तो हो भी क्या गया, तो हम कहेंगे नहीं, पोलराइजेशन से बहुत सारी बातें हुई। लाइक कि बच्चे, अगर पोलराइजेशन हुआ ना, पोलराइजेशन हुआ तो एनायन का शेप बिगड़ा, शेप बिगड़ा तो डीफॉर्म हुआ, डीफॉर्म हुआ तो कोवलेंट कैरेक्टर है ना। इस बात को फेजांस ने, है ना, इस बात का फायदा उठाया फेजांस ने। फेजांस कह रहा है कि भाई ले देखे आयोनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आ गए, तो पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। अब फैजान कहता है पोलराइजेशन कब बढ़ेगा, है ना, तो फैजान के 4 पॉइंट याद कर लो, तुम बात ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी। स्मॉल कैटायन, कैटायन जितना छोटा होगा, बिग एनायन, लार्ज एनायन, एनायन साइज जितनी ज्यादा होगी, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, प्लस का चार्ज या माइनस का चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। और फोर्थ है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन।
अगर तुम्हें ये 4 चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी कंपैरेटिव स्टडी आएगी, है ना, अगर तुम्हें ये 4 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, कैटायन जितना स्मॉल है, एनायन जितना लार्ज है, कैटायन हो या एनायन, प्लस है तो भी ज़्यादा चार्ज होना चाहिए, माइनस है तब भी ज़्यादा चार्ज होना चाहिए। अब तुम सोचो प्लस ज़्यादा होगा तो कैटायन छोटा हो जाएगा, कैटायन का पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा कैटायन साइज कम हो जाएगा, तो स्मॉल कैटायन मिल जाएगा। सिमिलरली एनायन का नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो एनायन बड़ा हो जाएगा, तो मुझे तो लार्ज एनायन चाहिए। ठीक है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो बेटा ये चारों पॉइंट जो है, ये चारों पॉइंट पोलराइजेशन को बढ़ाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो पोलराइजेशन बढ़ेगी, और अगर पोलराइजेशन बढ़ गया तो सीधी सी बात आएगी, कोवलेंट कैरेक्टर्स इन आयोनिक कंपाउंड वो भी बढ़ जाएगी। आयोनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो फेजान्स रूल समझ में आ गया, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से कुछ भी मिला तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगी। अब तुमसे कहेगा भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वाटर में सॉल्युबल कौन है, तो ये सारी बातें हम उससे तो देंगे कि मुझे आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है कि कोवलेंट ज़्यादा है। वह आयनिक कंपाउंड है तो पानी में घुल जाएगा, कोवलेंट ज़्यादा है तो नहीं घुलेगा। आयोनिक है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई, लेकिन कोवलेंट है तो फिर मेल्टिंग पॉइंट लो, बॉइलिंग पॉइंट लो, तो डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ये आपको फेजान्स रूल क्लियर है। अब फेजान्स पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो मान लो आपसे पूछा विच इज मोर कोवलेंट, NaCl और सीजियम क्लोराइड, तो जो चीज़ सेम है उसको तो छेड़ना ही नहीं, है ना, NaCl और सीजियम क्लोराइड। अब ध्यान से देखो, ये मत कह देना कि Na जो है वो स्मॉल कैटायन है और सीजियम जो है वो लार्ज कैटायन है ना, स्मॉल वाला कोवलेंट, ऐसे नहीं। सोडियम +2 8 है क्या, सीजियम क्लोराइड नहीं है, कॉपर क्लोराइड है भाई, ठीक है, सीजियम की जगह कॉपर लिखो, ठीक है, Cu+। तो सोडियम में सोडियम प्लस क्या है, 2 8, और कॉपर प्लस क्या है, तो हम कहेंगे कॉपर तो वैसे 29 होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2 8 18, है ना। कॉपर क्या होता है 3d10 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो 4s1 का तो 3d10, तो मैं कहूँगी हाँ कॉपर प्लस तो 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब ये तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन एट द सेम पॉइंट वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होना स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम कहेंगे हाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब बेटा अगर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। और फेजान्स लॉ का 4th पॉइंट यही था कि अगर आपके पास स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, चार्ज ज़्यादा या फिर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो हाई पोलराइजेशन होगा, बहुत ज़्यादा माइनस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि NaCl आयोनिक है कि कॉपर क्लोराइड आयोनिक है, तो तुम कहोगे कॉपर क्लोराइड में, तो भूल जाओ आप, कॉपर क्लोराइड में तो कॉपर 1 स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, इसका मतलब ये कोवलेंट है। देख के लगेगा क्लोरीन माइनस है और कॉपर तो मेटल है ना, ज़्यादा ही अच्छा मेटल है, सोडियम भी मेटल है, कॉपर तो बिल्कुल प्योर मेटल हो गया, है ना, लेकिन वो कोवलेंट है। और NaCl जो है ना बेटा ये आपका आयोनिक होगा, इतनी बात क्लियर है। NaCl जो होगा वो आपका आयोनिक होगा और कॉपर क्लोराइड जो है वो आपका कोवलेंट होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, समझ में आ गया। और क्वेश्चंस बनेंगे, और भी बता रही हूँ कैसे बनेंगे। फिलहाल अब ये देखो, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, अप टू डाउन। अब जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ सबके पास है, वो तो कुछ डिसाइड करेगी भी नहीं, है ना। सारे ही कंपाउंड कह रहे हैं हमारे पास सीजियम प्लस है, तो कोई स्पेशल चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये डिफरेंट है। जो चीज़ डिफरेंट है, जो आयन डिफरेंट है, वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा। तो हम कहेंगे सीजियम तो सब में सेम है ना। सब में एनायन डिफरेंट है और एनायन साइज अपने हिसाब से बढ़ रहा है ना भाई। फ्लोरीन से लार्ज हो गया क्लोरीन, देन ब्रोमीन और लार्ज हो गया, आई और हो गया, तो एनायन साइज बढ़ रहा है। हमारे फेजान्स रूल के 4 पॉइंट क्या थे, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन। एनायन तो लार्ज हो रहा है, एनायन लार्ज हो रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। हाँ भाई कोवलेंट कैरेक्टर, तो भाई कोवलेंट कैरेक्टर तो बढ़ रहे हैं। अब अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं मतलब आयनिक कैरेक्टर कम हो रहे हैं, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी तो कम होगी, सही। तो हम कहेंगे हाँ कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, आयोनिक कम हो रहे हैं।
बात समझ में आ रही है ना? सब में सीजियम है तो उसको तो भूल जाओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, एनायन साइज बढ़ रहा है। फिजांस का सेकंड पॉइंट, पहला था स्मॉल कैटायन, दूसरा बिग एनायन। एनायन साइज बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवेलेंट बढ़ेंगे मतलब आयनिक कम हो जाएंगे। अब आयनिक होगा तभी तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। आप तो कह रहे हो आयनिक कैरेक्टर कम हो रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन और बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन, कम हो जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी इन वाटर तो वो भी कम हो जाएगी भाई, है ना? कोवेलेंट कंपाउंड कब से पानी में घुल गए तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर तो वो भी मना कर दो कि नहीं भाई, ये भी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर? तो फिजांस रूल का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, है ना? ये चारों ही आप देख के नहीं बता पाओगे बेटा, जब तक आप फिजांस रूल नहीं लगाओगे तब तक चीजें डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? फिजांस रूल का एक और एप्लीकेशन समझ में आ गया आपको। नाउ अगर मेरे पास आयोनिक कंपाउंड ही है लेकिन मुझे ये देखना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब बॉन्ड मजबूत कितना है, और आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालो। मतलब आयनिक भी है, तुम तो कह रहे हो आयनिक है लेकिन थोड़ा भी है ना, ये फिजांस रूल आ गया तो थोड़ा कोवेलेंट हो गया। तो आयनिक ज़्यादा है कि कोवेलेंट ज़्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर तो मैं डिसाइड करूंगी फिजांस लॉ से, सीधी और साफ बात है। आयोनिक कैरेक्टर हम डिसाइड करेंगे फिजांस रूल से, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड, बॉन्ड मजबूत कितना है वो हम डिसाइड करेंगे किससे, किससे डिसाइड करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय, बोलो, एक बॉन्ड, एक आयोनिक बॉन्ड कितनी स्ट्रेंथ रख रहा है, कितना मजबूत है, वो किससे डिसाइड करेंगे? तो बेटा स्ट्रेंथ जो है वो हम डिसाइड करते हैं कूलम्ब्स फोर्स, है ना? केटायन एनायन में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। तो इसको हम डिसाइड करते हैं कूलम्ब्स फोर्स से या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब तुम्हें याद है कूलम्ब फोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ठीक है भाई, केटायन एनायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट आयन आर स्क्वायर के इनवर्सली, तो हमारे पास तो केटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस है तो उसके इनवर्सली, तो हमारे पास साइज तो है ही ना, NaCl KCl KBr जो भी है, तो हम केटायन एनायन के बीच की दूरी निकाल देंगे। डिस्टेंस निकाल के बाद जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। और आयोनिक कैरेक्टर किससे डिसाइड करेंगे? तो बेटा आयोनिक कैरेक्टर जो है, कम आयनिक है कि ज़्यादा आयोनिक है, तो आयोनिक कैरेक्टर इज डिसाइडेड बाय फिजांस लॉ, है ना? सीधी और साफ बात है। आयोनिक कैरेक्टर बताना है तो फिजांस लॉ काम में ले लो, स्मॉल केटायन, बिग एनायन, चार्ज ऑन आयंस और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता चल जाएगा भाई ज़्यादा कोवेलेंट है कि ज़्यादा आयनिक है। लेकिन बॉन्ड कितना मजबूत है तो वो तो मेरे पास एक ही तरीका है और वो है हमारे पास कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है भाई, कूलम्ब फोर्स से डिसाइड कर लेंगे। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया कि LiCl NaCl KBCl KCl RBCl और सीजियम क्लोराइड, आप दोनों ही बताओ, आयनिक कैरेक्टर भी बताओ और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बताओ। तो हम कहेंगे देखो लिथियम से सीजियम तक गए, क्लोरीन 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 तो सब में कॉमन है, लिथियम से बड़ा साइज सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, है ना? लीना की रब से फरियाद ग्रुप में अप टू डाउन ही तो चल रहे हैं, तो हम कहेंगे हाँ लिथियम से बड़ा साइज सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ऐसा लग रहा है ना कि आर केटायन और आर एनायन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो बढ़ रही, बिल्कुल बढ़ रही, किसी एक का भी साइज बढ़ा दो केटायन का या एनायन का तो डिस्टेंस तो बढ़ रही। तो डिस्टेंस बढ़ रही है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? आपका जो कूलम्ब फोर्स है तो भाई वो तो कम हो रहा है, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हो रहा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है आयंस में तो फिर आप बंद की मजबूती की बात तो करो ही मत। स्ट्रेंथ कैसे बताओगे? जितना आयंस में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतना बॉन्ड मजबूत होगा। आप तो कह रहे नहीं इतना अट्रैक्शन नहीं है तो फिर बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो तो घट रही है। मतलब सीजियम क्लोराइड का बॉन्ड का स्ट्रेंथ इतना मजबूत नहीं है, बॉन्ड तो मजबूत LiCl का है। ठीक है, अब कैरेक्टर की बात करो, आयनिक ज़्यादा कौन है, कोवेलेंट ज़्यादा कौन है, तो हम कहेंगे देखो लिथियम से सीजियम गए तो स्मॉल केटायन की जगह बिग केटायन, केटायन साइज बढ़ रहा है। ठीक है ना? लेफ्ट टू राइट, मतलब हमारे पास तो पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन है, क्वेश्चन आपका लेफ्ट टू राइट है तो केटायन साइज बढ़ रहा है। ठीक है भाई, अब आपने तो कहा था स्मॉल केटायन कोवेलेंट को सपोर्ट करेगा,
स्मॉल कैटायन कोवेलेंट को सपोर्ट करेगा, ये तो बिग कैटायन है, तो ये बिग कैटायन है तो ये आयोनिक कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा। तो कैटायन साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट, और कैटायन साइज बड़ा होगा तो आयोनिक। तो आयोनिक कैरेक्टर तो बढ़ रहे हैं, मतलब सबसे कमजोर बॉन्ड सीजियम क्लोराइड का है, लेकिन सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर भी किसके हैं? सीजियम क्लोराइड के। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने हैं, आयोनिक कैरेक्टर निकालने हैं। आयोनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है ये डिसाइड करेगा फेजांस लॉ। लेकिन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, बॉन्ड कमजोर है कि बॉन्ड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वो डिसाइड करेगा आपका कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्स फोर्स दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा आयन खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, और आयन खींचेंगे तो बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, और नहीं खींच रहे तो फिर बॉन्ड उनका वीक है, टूट जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना। ये चीज़ डिसाइड होगी कि भाई कैरेक्टर तो फेजांस रूल से है ना, ये हमने डिसाइड किया है। आयोनिक कैरेक्टर ये तो हमने डिसाइड किया है फेजांस रूल से। और आयोनिक क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, ये हमने डिसाइड किया है कूलम्स फोर्स से। ठीक है ना, कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे हमने डिसाइड किया है आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ। यहां तक क्लियर है बेटा? चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस देखो, डिटेल में पढ़ना है रेजोनेंस तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास सिर्फ रेजोनेंस की, या स्लाइटली स्टडी करेंगे हम, इनऑर्गेनिक के हिसाब से थोड़ा बहुत स्टडी करना है। अब रेजोनेंस का सीधा सीधा मीनिंग क्या है? तो बेटा रेजोनेंस का मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पाई बॉन्ड नहीं होगा तो भूल जाओ कि रेजोनेंस होगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, पाई इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स से बनते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनते हैं, तो मूव कर सकते हैं, आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। तो उनका शिफ्ट होना ही क्या है? रेजोनेंस है। अब ये क्या नई चीज़ है रेजोनेंस? तो देखो, मान लो अगर मैंने तुम्हें कहूँ बेंजीन की बात करूँ, तो ठीक है भाई बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ठीक है ना? अब 6 कार्बन में देखो, जैसे 1-2 में डबल बॉन्ड है, 2-3 में सिंगल बॉन्ड है, 3-4 में डबल बॉन्ड है, 5-6 में सिंगल, 4-5 में सिंगल बॉन्ड है, 5-6 में डबल है और 6-1 में सिंगल है। ठीक है, तो अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो भाई इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो कि फिक्स है, बॉन्ड लेंथ वो होती है 154, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये भी फिक्स है, ये कितनी है? तो हम कहेंगे 134। तो भाई ये डिस्टेंस इसमें होनी चाहिए, है ना? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसमें 3 बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, 3 तो डबल बॉन्ड वाली और 3 सिंगल बॉन्ड वाली, या इसमें 2 तरह की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, है ना? लेकिन हमारी कैलकुलेटिव स्टडी, ठीक है ना, हम एक्सरे डिफ्रैक्शन से दो एटम के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि बेंजीन के अंदर, इन बेंजीन ऑल सीसी बॉन्ड लेंथ्स, ऑल सीसी बॉन्ड लेंथ्स आर सिमिलर। सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो एक जैसी है, और एक जैसी तो है वो है, और कितनी है? तो भाई वो 139 पिकोमीटर है। अब ये क्या मुसीबत हुई? सिंगल बॉन्ड भी होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, ये लेंथ भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, आप तो कह रहे सारी सेम। तो हो सकता है सारे सिंगल बॉन्ड है, या हो सकता है सारे डबल है, तो फिर या तो ये होता या ये होता, आप तो बीच में अटके, है ना? तो बेंजीन में ये जो आपका बॉन्ड है ना बेटा, जो फिलहाल आप कह रहे हो 1-2 के बीच में है, थोड़ी देर बाद में ये शिफ्ट हो जाता है, 1-2 से ये शिफ्ट हो जाता है 2-3 में। आप जो कह रहे हो 3-4 है ना? आप बस ये लिख दो 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास जो पहले डबल बॉन्ड 1-2 में था, फिलहाल वो 2-3 में है, जो 3-4 में था वो 4-5 में है, और 5-6 वाला 1-6 के बीच में सेट हो गया। मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ये आपका घूमता रहता है, ये पाई बॉन्ड जो है ये घूमता रहता है। तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जो आपको घूमती हुई स्ट्रक्चर दिख रही है रिंग वाली, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल में तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, घूमता रहता है, मतलब मैं इस रूम में भी हूँ, मैं उस रूम में भी हूँ, दोनों रूम घूम रही हूँ, बट एक पर्टिकुलर मोमेंट पे तो मैं एक जगह ही होंगी ना, 2 जगह कैसे एक इंसान हो सकता है ना? एक टाइम में तो एक जगह ही होगा। ठीक है, तो ये बीच का स्ट्रक्चर है कि भाई ये घूम रहा है तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है,
है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, बेंजीन में ऐसा क्यों हुआ और कंपाउंड में ऐसा क्यों नहीं होता, है ना। तो इसका भी जवाब है हमारे पास कि देखो सिर्फ हमें ये चीज बेंजीन में देखने को मिली, या आप कह रहे हो भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन और कहीं आपको नहीं देखने को मिलता। तो देखो होता क्या है, जब भी रेजोनेंस शो करना हो ना तो पाई बॉन्ड होना तो जरूरी है ना। देखो ये आपका पाई बॉन्ड कुछ ऐसे बना होगा। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। तो हम कहेंगे हाँ, अब इनको हम नंबर देते हैं भाई, ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। एक और बना लेते हैं हम, जितने भी कार्बन हैं उन सबके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। अब खाली पी ऑर्बिटल से मतलब भी नहीं था, बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा वो आपका यहाँ प्रेजेंट है पी ऑर्बिटल। तो ये 1 2 कह रहा है कि हम ओवरलैप कर लेते, लेकिन यहाँ पे भी नंबर कर देते 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ कह रहे नहीं 3 2 3 भी तो ओवरलैप कर सकते थे, बिल्कुल। तो भाई ये 3 4 भी तो ओवरलैप कर सकते थे, तो हम कहेंगे 4 5 भी तो ओवरलैप कर सकते थे। तो ये 5 6 ओवरलैप नहीं कर सकते थे, तो ये तो 6 5 भी ओवरलैप कर सकते थे। तो एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन कभी इससे शेयर कर रहा है, कभी उससे शेयर कर रहा है, कभी इधर शेयर कर रहा है, कभी उधर शेयर कर रहा है, ऐसे चल रहा है, घूम फिर रहा है ना। तो हम कहेंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल एक जगह टिकते ही नहीं, ठीक है। तो मान लो हम किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो बिल्डिंग तो अपनी जगह स्टेशनरी है, लोकलाइज्ड है, वो तो अपनी जगह भी रहेगी, लेकिन बाहर कोई पानी पूरी वाला है, तो वो आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, परसों वहाँ है, घूमता रहता है ना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये घूमते रहते हैं। और ओवरऑल तो हम कहेंगे ना वो पूरी कॉलोनी में ही घूमता है, तो पूरी कॉलोनी में घूमता है मतलब पूरी रिंग में ही घूमता है। तो बीच का स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो समझ में आया, रेजोनेंस होने के लिए मुझे पाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे पाई बॉन्ड की जरूरत है, तभी तो हम उसको शिफ्ट करेंगे। सिग्मा तो एक बार पक्का बॉन्ड बना के बैठ गया, वो शिफ्ट थोड़ा ना होना, ठीक है। अब ये हुआ ही क्यों, ऐसा क्यों ही बोला, तो हमने कहा देखो फिर उस सवाल का जवाब कहाँ से लाए। जैसे अगर मैं ओजोन की बात करूँ तो ओजोन में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो मैं कहूँगी एक बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड होनी चाहिए, एक बॉन्ड लेंथ कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, है ना। लेकिन डेटा क्या कहता है, तो डेटा कहता है कि नहीं, ओजोन में दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है, और सिंगल से तो छोटी है और डबल से बड़ी। अब ये क्या मुसीबत है, सिंगल से तो छोटी है और डबल से बड़ी है, मतलब प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो हम कहेंगे नहीं, सिंगल से बॉन्ड लेंथ छोटी तो पार्शियल डबल, और एग्जैक्ट डबल भी नहीं है क्योंकि डबल से बॉन्ड लेंथ बड़ी है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड, तो इसमें भी वही चीज़ थी, पाई बॉन्ड था तो घूमेगा, है ना। और पाई बॉन्ड के घूमने में क्या कहते हैं, रेजोनेंस। और रेजोनेंस बोला ही क्यों, क्योंकि मैं इस चीज़ को कैसे साबित करूं कि दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, क्या वजह है। तो जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि ये पाई बॉन्ड घूमता रहता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, तब तक आप प्रूफ नहीं कर सकते कि दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है ना। तो आपको बताना है जब हम किसी कंपाउंड के सारे कैरेक्टर को किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हमें उसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी पड़ती हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स को तो हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रेजोनेंस। सिंपल सी बात है, हम एक्सप्लेन कैसे करें, ठीक है। तो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो 1 और 2 के बीच में, सिंगल भी आ रहा है डबल भी आ रहा है, तो बिटवीन 1 and 2। बॉन्ड लेंथ क्या है, 139 पिकोमीटर, ठीक है। अब आपसे कहा रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन, तो देखो कार्बोनेट आयन CO3-2, तो होगा क्या, तो हम कहेंगे देखो C डबल बॉन्ड हो O माइनस और O माइनस। अब आपने कहा रेजोनेंस मतलब पाई बॉन्ड का शिफ्ट, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन आप माइनस कर दो, ये डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हम कहेंगे अब ये डबल बॉन्ड क्यों बना रहा है, ये भी तो डबल बॉन्ड बना सकते हैं, एक बार डबल बॉन्ड इसने बनाया, एक बार डबल बॉन्ड इसने बनाया, इसका भी तो नंबर आएगा, तो बिल्कुल आएगा भाई, है ना। तो हम कहेंगे देखो इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर लो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो ध्यान से देखा जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये कार्बोनेट आयन में 3 ऑक्सीजन जो है ना वो सिंगल तो पूरा पूरा बना रहे और डबल जो है वो पार्शियली बना रहे, है ना। एक बार इधर डबल बॉन्ड, एक बार लेफ्ट में है, एक बार राइट में है। अच्छा मैंने इधर बना दिया, सॉरी, ये इधर तो हो गया O माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा ये, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड ऊपर भी है, डबल बॉन्ड लेफ्ट में भी है और डबल बॉन्ड राइट में भी।
तो कार्बोनेट में सिंगल तो सब जगह है, थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड सब जगह है, तो पार्शियली डबल बॉन्ड, और नेगेटिव चार्ज 2 है लेकिन वो 3 में बढ़ रहा है ना बेटा, नेगेटिव चार्ज 2 है लेकिन इसको आप डिवाइड तो 3 ऑक्सीजन पे कर रहे हो, तो -2/3 डेल्टा, -2/3 डेल्टा एंड अगेन -2/3 डेल्टा। तो कार्बोनेट में -2 चार्ज है लेकिन वो 3 में बढ़ रहा है, ठीक है, बात तो ये भी सही है, -2 चार्ज है और वो 3 में बढ़ रहा है, 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब कोई पूछ लेगा नहीं, आप तो ऐसा करो कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मुझे तो बॉन्ड 4 दिख रहे है ना, लेकिन ये 4 बॉन्ड जो है वो 3 एटम्स में घूम रहे, अदरवाइज तो बॉन्ड ऑर्डर 2 एटम के बीच में होता है, CO बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, लेकिन क्या यहीं पे डबल बॉन्ड है, नहीं वो तो शिफ्ट हो गया, अच्छा वही है, नहीं वो तो राइट में शिफ्ट हो गया, तो आपका बॉन्ड घूम रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 4, टोटल नंबर ऑफ साइड एटम कितनों में आप इस 4 बॉन्ड को चला रहे हो, तो 3 में, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट कितना है 4/3। क्लियर है इतनी बात। मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तुमसे कहा कि ऐसा करो सल्फेट आयन में रेजोनेंस समझाओ, तो देखो SO4 -2, टोटल ऑक्सीजन 4 है, एक तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रगल मत किया करो, ये अब कोई 2 ऑक्सीजन कह रहे हैं, हम तो -2 है, तो अगर ऑक्सीजन को -2 कह दिया तुमने, तो ये ऑक्सीजन क्या कहेगा, भाई मैं एक बॉन्ड तेरे साथ बनाऊंगा, एक मेरा माइनस है, मैं अपने प्लस को ढूंढ लूंगा, लेकिन जो ऑक्सीजन अकेला है वो कहेगा नहीं भाई मैं तो अकेला हूँ, मैं तो डबल बॉन्ड के बिना जी नहीं पाऊंगा, ये लो, तो अब तुम इसमें रेजोनेंस नहीं करवा सकते क्या, बोलो, अब तो स्मार्ट बच्चे हो, क्या करें, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, तुम यहाँ देखो ऊपर नेगेटिव आ गया, एक बार डबल बॉन्ड हमने राइट में तो दिखा दिया, ठीक है ना, और ये आपका एज इट इज ओके। अब क्या करें, तो फिर शिफ्ट कर दो भाई, और तो क्या है ना, अब मान लो ये यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, तो ये इधर डबल बॉन्ड आ गया और ये डबल बॉन्ड तो है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6 है सही। तो एक तरह से देखा जाए तो सब में ही आ गए, और घुमा देना, इसको घुमा देना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऊपर वाला डबल बॉन्ड बना लेगा, उसमें क्या है, ठीक है। तो ये इसकी क्या बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सल्फेट की। अब ले देखिए आप कह रहे हो कि सब में डबल बॉन्ड है, हाँ है ना, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है टॉप पे, ये राइट में है, नीचे वाले में है, लेफ्ट वाले में, और तो ज़्यादा ही घूम रहा है इस बार, तो रेजोनेंस ज़्यादा ही है, पिछली बार तो एक डबल बॉन्ड था, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतने ज़्यादा होंगे, ज़्यादा ही घूम रहा है, तो ठीक है भाई, कुल मिला के आप कह रहे हो कि सल्फर 4 ऑक्सीजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, फिर डबल बॉन्ड सब जगह थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है तो डॉट ही बनाएंगे ना, पूरा थोड़ा ना जो सिंगल बना लेंगे, और टोटल चार्ज -2 है लेकिन वो 4 में बट रहा है, तो -2/4, -2/4, हाँ भाई -2/4 यानी 1/2, ठीक है। तो सल्फेट में क्या है, तो हम कहेंगे भाई देखो सल्फेट में टोटल जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड है, पार्शियली 4 डबल बॉन्ड है, और 4 जो है ईच ऑक्सीजन कैरी माइनस का हाफ चार्ज, 4 ऑक्सीजन है -2 को आपस में बांट रहे हैं, सबको आधा आधा तो मिल ही जाएगा, ठीक है। नाउ बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो, तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, तो भाई टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 2 तो डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल है, तो 4 और 6 तो टोटल बॉन्ड है ना, और बट कितने में रहा है, तो 4 में बट रहा है, तो 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है। 1.5 जो है वो सल्फेट में S और O का बॉन्ड ऑर्डर है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिख दो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ साइड एटम, कितने बॉन्ड है कितने में बट रहा है, क्लियर है। तो ये था आपका सल्फेट में रेजोनेंस। अब रेजोनेंस डिटेल में अपन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला है ना, एक केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत आपको चाहिए होता है स्लाइटली स्टडी करने के लिए, वो उतना है, ठीक है। नाउ बॉन्ड पैरामीटर्स, अब बॉन्ड पैरामीटर्स भी आपको आता है पहले से, छोटी छोटी सी बातें हैं। बॉन्ड पैरामीटर पहला है बॉन्ड लेंथ, तो देखो 2 क्लोजेस्ट एटम, पीरियोडिक टेबल पढ़ा था ना, 2 क्लोजेस्ट एटम, उन दोनों के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, है ना। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, internuclear distance between 2 closest atoms, internuclear distance between 2 closest atoms, closest atoms, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, तो भाई उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं,
ठीक है ना, आधा कर दोगे तो बॉन्ड लेंथ की जगह रेडियस हो जाएगी भाई, ठीक है। अब अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही जीरो है ना, डेल्टा ई एन जीरो, इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स जीरो, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो हम कहेंगे इसकी रेडियस और इसकी रेडियस ऐड कर दो और तो क्या ही है ना, तो बॉन्ड लेंथ विल बी रेडियस ऑफ वन एटम प्लस रेडियस ऑफ अनदर एटम, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा ई एन जीरो नहीं है ना भाई, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो खींचा होगा, खींचेगा एटम में एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने की जगह कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर डेल्टा ई एन जीरो नहीं है तो मैंने आपको स्टीवेंसन शूमेकर का फॉर्मूला बता रखा है ना, फर्स्ट एटम की रेडियस सेकेंड एटम की रेडियस माइनस 0.09 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम होगी ना, कितनी कम होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 0.09 से मल्टीप्लाई कर लो बस, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करती है, तो अभी तुमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस करते ही बॉन्ड लेंथ तो छोटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा मैं उतना माइनस कर दूंगी, है ना, दो एटम के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा मैं उतना माइनस करूँगी, तो जितना माइनस करोगे तो ये आंसर छोटा होता जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ स्पेशली डिपेंड करेगी डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस तो एक खुद है, तो हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई HF है, HCl है, HBr है और HI है, तो यहाँ तो ऐसे कर लो, हाइड्रोजन सब में सेम है, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन, या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर आई की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट हो जाएगी तो डिफरेंस कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यहाँ बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर है तो तुम चाहे जैसे जवाब दे सकते हो, ठीक है। HF सबसे छोटा होगा और HI सबसे बड़ा होगा, सीधी और साफ बात है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है क्या, तो हम कहेंगे देखो मान लो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड की 134 पिकोमीटर, ट्रिपल बॉन्ड की 120 पिकोमीटर। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, तो मुझे लग रहा है सिंगल बॉन्ड तो सबसे बड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा है ना, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्यों, तो बेटा जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3, डबल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ट्रिपल का हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो sp में एक s और एक p, तो s कैरेक्टर 50% है और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो अगर न्यूक्लियस के नज़दीक ऑर्बिटल ज़्यादा होगा, कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एस कैरेक्टर, तो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, तो न्यूक्लियस के नज़दीक रहोगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। कैसे भी पढ़ सकते हो, वैसे सिंपल तरीका ये है कि आप ऐसे लर्न करो, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है, इनवर्सली होती है, ठीक है। फिर बॉन्ड लेंथ ऑल्सो अफेक्टेड बाय रेजोनेंस, इसका जवाब तो मैं तुम्हें अभी दे चुकी हूँ कि नहीं दे चुकी हूँ, बोलो। बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय रेजोनेंस, है ना भाई। बेंजीन में क्या था, सिंगल बॉन्ड भी था, डबल भी था, तो सीधा सीधा बता देना दो तरह की बॉन्ड लेंथ होती, तो आप कह रहे हो नहीं सारी बॉन्ड लेंथ सेम है। ओजोन में भी तो यही था, एक डबल था एक सिंगल था, लेकिन हमने कहा नहीं बॉन्ड लेंथ तो बीच की, तो रेजोनेंस तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो मेरे पास एक तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना, एक मेरे पास ऑक्सीजन है और एक मेरे पास ओजोन है, तो ऐसा करो ओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल में आ चुका है। अब देखो जब मैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करूं तो ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ओ और ओ पर ऑक्साइड मतलब ओ और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ तो पक्का पक्का सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं। और ऑक्सीजन की बात करूँ तो भाई तो पक्का पक्का डबल बॉन्ड है, और ओजोन तो भी फंसा के चला गया हमको,
है ना, कभी कह रहा है इधर डबल बॉन्ड बनाऊंगा, इधर कोऑर्डिनेट बनाऊंगा, फिर कह नहीं इधर डबल बॉन्ड बनाऊंगा, इधर कोऑर्डिनेट बनाऊंगा, तो कहीं यार ये तो बीच की बात करता है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ बीच की है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा तो नॉलेज क्लियर है ना, हम सारा जवाब दे सकते हैं। तो हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड तो बड़ा होता है भाई, डबल बॉन्ड छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा होता है, बॉन्ड ऑर्डर तो कम है। तो प्योर सिंगल बॉन्ड तो मुझे हाइड्रोजन परऑक्साइड में मिला, है ना, और पक्का डबल बॉन्ड मुझे ऑक्सीजन में मिला, और बीच में कौन आया, ओजोन। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है, प्योर सिंगल बॉन्ड। ओजोन कह रहा है नहीं डबल तो पूरा नहीं है और सिंगल भी पूरा नहीं है, सिंगल से तो छोटा ही रहूंगा, डबल से थोड़ा बड़ा रहूंगा, तो ओजोन बीच में। और ऑक्सीजन कहेगा नहीं मैं तो प्योर डबल बॉन्ड बनाऊंगा, तो ऑक्सीजन लास्ट में। ये मेडिकल में आ सकता है सवाल, क्लियर है, समझ में आए। बॉन्ड पैरामीटर में पहला आपका बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है बेटा बॉन्ड एनर्जी। छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते इसमें से, नहीं क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन मतलब दिमाग में ज़्यादा लोड डालने वाली चीज़ है नहीं, क्वेश्चन तो अच्छे खासे आते हैं। बॉन्ड एनर्जी तो सीधी बात है कि अगर मैं दो आइटम को कंबाइन करूँ, है ना, मान लो मैंने तो डे बनी तो पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, H+H मिलके H2 बनाता है, ठीक है। तो जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और इस रिलीज एनर्जी को क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ये हमने तुम्हें दी है ना, हमने मॉलिक्यूल बनाया, अब तुम चाहते हो कि हम अलग हो जाए तो तुम दे दो। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी दोनों एक बराबर है, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों एक बराबर है, फर्क खाली साइन का है भाई। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड बनते टाइम रिलीज्ड एनर्जी, तो ये एनर्जी रिलीज्ड हुई तो मुझे एनर्जी मिली, मतलब डेल्टा H नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। आपने बॉन्ड बनाया, बदले में एनर्जी दी, तो ये एक्सोथर्मिक, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अब ये क्या चीज है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब कि बॉन्ड तो बना हुआ ही है, आप चाहते हो इन दोनों एटम को अलग कर दिया जाए, बॉन्ड को डिसोसिएट करना, बॉन्ड को स्प्लिट करना, मैं चाहती हूँ तुम दोनों अलग हो जाओ, तो भाई दे दो एनर्जी, अलग हो जाएंगे, है ना। तो ये तो गिवन एनर्जी है, energy given to a molecule so that it can be divided into respective constituent atoms, constituent particle। किसी को भी आप एनर्जी दो कि वो अपने टुकड़ों में टूट जाए, तो आप एनर्जी दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो। तो ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वैल्यू तो बराबर ही होगी ना, तो वैल्यू तो बराबर होगी, बस लेने देने का हिसाब है। तो ये दोनों बराबर ही होते हैं, तो परेशान मत होना कि तो मेरे को तो बॉन्ड एनर्जी आता है, डिसोसिएशन नहीं आता, दोनों सेम चीज़ है। वो मिली थी तो जितनी मिली उतनी देनी पड़ेगी, है ना, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं करना है बीच में, ठीक है। तो ये बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब किन किन बातों पर डिपेंड करती है भाई, बॉन्ड एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, तो मुझे एक चीज़ बताओ, सोचो बॉन्ड ऑर्डर का या बॉन्ड लेंथ का क्या लेना देना बॉन्ड एनर्जी से है कि नहीं है। तो बॉन्ड लेंथ मतलब दो एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ कम है, पास है एटम, तो दो लोगों के बीच में दूरी कम है तो होल्ड कर लेंगे, और दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है तो होल्ड नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना मुश्किल है, और जितना लेंदी बॉन्ड होगा उसको तोड़ना क्या है, ईजी है। तो दूरियां ब्रेकअप का कारण है और नज़दीकियां ब्रेकअप नहीं करवाएंगी, है ना। तो सीधी बात है, आपको ब्रेकअप नहीं करना है तो बॉन्ड लेंथ कम रखो, जितनी दूरी कम होगी दो एटम के बीच में, है ना, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। या तो HF का एग्जाम्पल ले सकते हो। फिर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, ऑब्वियस सी बात है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। या तुम सोचो सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड मतलब अब तुम दो को बॉन्ड तोड़ने वाले हो, और ट्रिपल मतलब तुम 3 बॉन्ड तोड़ने वाले हो। तो मजाक तोड़ना है, जितने ज़्यादा बॉन्ड स्प्लिट करोगे एनर्जी उतनी ज़्यादा दोगे, है ना, और बदले में वो बनाएगा वो भी तुम्हें ज़्यादा एनर्जी देगा। तो ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। फिर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो भैया डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा लेंथ कम हो जाएगी, है ना, और लेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी क्या होती है, इनवर्सली, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी, उल्टा लिखिए, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा लेंथ उतनी कम होगी, लेंथ कम होगी तो ये बढ़ जाएगी।
ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा वो एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दूसरा नहीं खींच पा रहा है, तो मजबूती है ना, अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, तो लेंथ कम हो जाती है, और ये चीज़ कम होने से एनर्जी जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, फिर रेजोनेंस क्या करेगा, तो रेजोनेंस बहुत झमेला करता है। रेजोनेंस बढ़ेगा ना तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। रेजोनेंस प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये इसमें बदल रहा है, इसमें बदल रहा है, तो कोई आदमी घूम ही रहा है तो उसको पकड़ सकते हो क्या, तो कहेंगे नहीं। तो रेजोनेंस यही तो होता है, पाई बॉन्ड घूमते ही जा रहा है, घूमते ही जा रहा है, जाओ पकड़ो, तो अपनी एनर्जी खप जाएगी। तो रेजोनेंस किसी भी कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो रिलीज कराता है। ये मान लो बेंजीन बनने में 6 कार्बन बॉन्ड बनने थे, CC वाले, 3 सिंगल 3 डबल और 6 CH बॉन्ड बनने थे, तो सारा कैलकुलेशन बैठा के और हिसाब लगाओगे ना तो तुम्हें लगेगा 39 किलो कैलोरी पर मोल का फर्क आ रहा है। अरे भाई ये क्या मुसीबत है, ये फर्क क्यों आया, कि कैलकुलेशन तो करी, तो बॉन्ड रुक का रहा है, बॉन्ड घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, इस चक्कर में बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। तो रेजोनेंस कहीं पे भी देखने को मिले तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। परसेंटेज एज कैरेक्टर, तो बेटा परसेंटेज एज कैरेक्टर मतलब न्यूक्लियस के नजदीक होना, और न्यूक्लियस के नजदीक रहोगे, पकड़ में रहोगे, अट्रैक्शन में रहोगे, तो फिर तोड़ना मुश्किल है। तो परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी। चाहे सिंगल डबल ट्रिपल से कर लो, है ना, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर से कर लो, बॉन्ड लेंथ सब घूम फिर के एक ही उसमें आ जाता है। अब लोन पेयर रिपल्शन जो है बेटा, लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा तो लड़ाई झगड़े से तो आप क्या ही मिल जाएगा आपको, बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। जितना ज़्यादा LP रिपल्शन होगा बॉन्ड एनर्जी घटेगी। तो पूरी केमिस्ट्री में सबसे मजबूत बॉन्ड कौन बनाता है, तो हम कहेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे मजबूत है, जबकि कार्बन से छोटा नाइट्रोजन है ना। तो आपको एक कह दे कि लो आपने तो कहा था बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली, तो कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाता है ना, साइज घटता है, तो कार्बन से छोटा नाइट्रोजन है, लेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम कहेंगे हाँ सब कुछ ठीक है, छोटे छोटे लोग हैं, अट्रैक्शन भी था, बॉन्ड लेंथ भी कम थी, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा कौन निपटाएगा, दो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, रिपल्शन बढ़ गया, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। फिर इससे फिर ऑक्सीजन कहेगा मैं तो और छोटा हूँ, तो तुम जितने छोटे हो उतने खोटे हो, दो लोन पेयर लेके बैठे हो, भूल जाओ, फिर तो तुम्हारी कोई एनर्जी हुई। फिर फ्लोरीन के घर में तो सबसे छोटा हूँ, तुम बर्बाद कर रखा है। सबसे छोटे होने से क्या होता है, 3 लोन पेयर, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज़्यादा है कि फ्लोरीन तो रुकता ही नहीं है ना। आपने पढ़ा होगा, सनलाइट में रिएक्शन करी क्लोरीन ने, है ना, ब्रोमीन ने थोड़ी हीट देके करी, फ्लोरीन तो मैं अंधेरे में रिएक्ट कर जाऊंगा, लाइट की एनर्जी की भी जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। इवन अगर मैं तुम्हें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन बताऊँ ना, तो फ्लोरीन सबसे छोटा है लेकिन नंबर 3 पे आता है। कई बार होता है ना 4 भाई बहन में जो सबसे छोटा है सबसे बदमाश है, तो फ्लोरीन उसी में है। फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज़्यादा है, फ्लोरीन एक दूसरे को सहन ही नहीं करते, लड़ पड़ते हैं, अलग हो जाओ, है ना। तो एनर्जी नहीं चाहिए, हम आपस में अलग होने को वैसे ही तैयार है। तो डार्क में बाकी हेलोजन थोड़ी सनलाइट लाइट में रिएक्शन करते हैं, हीट पे रिएक्शन करते हैं, वो तो डार्क में अंधेरे में ही रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा है। ये सवाल दोनों में पूछा जा चुका है, जेईई मेंस में और नीट में, समझ में आ गया है ना। ये भी मैंने बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ही बताया, ये दोनों ऑर्डर जो है वो बॉन्ड एनर्जी की ही है। बात समझ में आ गई। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इवन पूरी दुनिया ही कार्बन कार्बन बना दी, और तो क्या है ना, ऑर्गेनिक क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की वजह से, तो ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। क्लियर। तो ये आपके है फैक्टर्स अफेक्टिंग टू बॉन्ड एनर्जी, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक छोटा सा बचा है, और वो है ड्रैगोज रूल। अब ड्रैगो रूल क्या है, देखो पढ़ो मत, मैं सिंपल बताती हूँ। NH3 नाइट्रोजन फैमिली पे आओ, है ना, नेहा पूजा असलम सब बीमार, तो N से बनाया NH3, नेहा पूजा P से क्या बनाया PH3, असलम ASH3, सब SBH3, बीमार BiH3। तो NH3 में तो तुम्हें पता है 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब PH3 फॉस्फीन, ASH3 आर्सीन, SBH3 स्टबीन, BiH3 बिस्मथीन, है ना, ये सब भी तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर रखते हैं। लेकिन ड्रैगो क्या कहता है, ड्रैगो के अनुसार कि अगर आपका सेंट्रल एटम 3rd पीरियड का है, मतलब नाइट्रोजन 2nd पीरियड का है, देखो पहले पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम, 2nd पीरियड में आपके क्या शुरू हुआ, लिथियम से स्टार्ट हुआ नियॉन तक, तो 2nd पीरियड में तो हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन सेम कंपाउंड अगर सेंट्रल एटम 3rd पीरियड का है तो नो हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अमोनिया में sp3 है लेकिन PH3 में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं।
सिमिलरली H2O, वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन H2S नहीं, मना कर दो, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। H2SE नहीं, कुछ नहीं है। H2T कुछ नहीं है, और उनका जो बॉन्ड एंगल है वो नियर बाय 90 डिग्री के आसपास रहता है। आई बात समझ में? अब ड्रैगो रूल पढ़ो कि अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड है या पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड से भी नीचे है ना, तो लोन पेयर अपने जो भी s ऑर्बिटल है उसमें रहेगा और बॉन्डिंग जो है वो p ऑर्बिटल के थ्रू होगी और बॉन्ड एंगल जो नियर अबाउट 90 डिग्री रहेंगे, है ना। लेकिन एक बात और जरूरी है, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होनी चाहिए। मतलब साइड एटम हाइड्रोजन मान, साइड एटम NF3 हो गया तो ऐसा नहीं, है ना, या PF3 हो गया तो नहीं माना जाएगा। वो ना PF3 फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नहीं मानेंगे, बाकी ड्रैगो रूल सेट बैठता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं NH3 की बात करूँ तो इसका बॉन्ड एंगल 107। अब फॉस्फीन, आर्सिन, स्टबिन ये 90 के आसपास है, याद नहीं करने, मतलब नियर अबाउट 90 के आसपास रहेंगे। सिमिलरली वाटर तो हमने पढ़ा था अभी नहीं, वाटर में तो लोन पेयर रिपल्शन है, तो 109 की जगह यहाँ 104.5 डिग्री है बॉन्ड एंगल, लेकिन यहाँ नियर अबाउट क्या है, ये सब 90 के आसपास है। मतलब उसे इतनी सी बात कहना चाह रहा है कि भाई देखो तुम लोग सेकेंड पीरियड के हो ना, तो तुम में तो हाइब्रिडाइजेशन है, तुम सेकेंड पीरियड के हो, तुम में हाइब्रिडाइजेशन है, और तुम थर्ड पीरियड एंड सो ऑन, है ना, तुम भी थर्ड पीरियड एंड सो ऑन, तो तुम में कोई हाइब्रिडाइजेशन वाली बात ही नहीं है, तुम्हारे ऑर्बिटल मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, ये उसका कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा अपन को याद रखना है कि हाँ ठीक है, ड्रैगो ने ये बताया था कि यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन वाली बात नहीं है, बस फर्स्ट मेंबर में ही होती है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में ही होती है, बाकी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ ड्रैगो रूल भी कंप्लीट है ना। तो यहाँ आपका केमिकल बॉन्डिंग मोटे तौर पे पूरा मैंने करा दिया है। ठीक है, अब एक बार वन शॉट कराऊंगी, उसमें एक बैंड रूल आता है ना, वो कहीं ना कहीं और भी पी ब्लॉक वगैरह में मिल ही जाएगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल कंप्लीट है, बहुत मेहनत लगती है। आई थिंक 14 लेक्चर्स आपको केमिकल बॉन्डिंग के कराए हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाया है, इसलिए लाइक तो बनता ही है, उससे ज़्यादा शेयर बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, पूरा कोर्स अवेलेबल है 11th का, 12th का, नीट का, और कंटिन्यूसली है ना, हफ्ते में 3-4 वीडियो डेली आते हैं, तो नया नया टॉपिक मेरा भी रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें डालूँ, PYQs डालूँ, है ना, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन डालूँ। तो आपको मैं हेल्प पूरी कर रही हूँ, तो आपको बराबर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अच्छे से स्टडी करनी है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दो, अच्छा लगे तब भी कमेंट करके बता दो, अच्छा ना लगे तब भी कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।